अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके हवाले से मुझे कई मरतबा कई लोगों की तरफ से कहा जा चुका है कि इस पर जो एनालिसिस है वो पेश किया जाए। और बस कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। सीएसएस के पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं और आजकल हमारी मसरूफियात उसकी वजह से जो है वो 2 गुना बल्कि 3 गुना हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेपर्स के हवाले से भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और जनरली जो लोग सीएसएस से रिलेटेड नहीं हैं उनके लिए भी ये एनालिसिस बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि आज इसको फाइनली डिलीवर कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको चंद बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप बज़ाते ख़ुद एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और अल्टीमेटली ये चीज़ किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। यानी हमें जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन नहीं है, वो बड़ा सर्टेन है और बड़ा क्लियर है। और जो कुछ हुआ है उसके मामले में भी जो एविडेंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बड़े वाज़ेह हैं। आइए इस पर कुछ बात करते हैं। 3 चीज़ें सबसे पहले जहन में रखिए। जब भी हम किसी भी डेमोक्रेसी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमने ये देखना होता है सबसे पहले कि जो हुकूमत एस्टेब्लिश हुई है क्या वो आवाम की मर्ज़ी से हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो हुकूमत गई है क्या वो आवाम की मर्ज़ी से गई है, यानी आवाम खुश नहीं थी इस वजह से गई है। और तीसरी चीज़ हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जब भी 2 पार्टीज़ के दरमियान, 2 कंट्रीज़ के दरमियान, 2 फोर्सेस के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, तो उसमें जीत या हार इंसानों की नहीं होती, नज़रिए की होती है। ये वो पॉइंट है जिसे अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो तारीख़ में होने वाले तमाम वाक़यात, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, ईरानियन रेवोल्यूशन है, या हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में होने वाले वाक़यात जिनमें सबसे बड़ा वाक़या करबला है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि जीत और हार का जो मयार है वो ये होता है कि नैरेटिव किसका जीता और नैरेटिव किसका हारा। इंसान आते और जाते हैं, दे डोंट मैटर। आज मैं इन्हीं 3 पॉइंट्स के ज़रिए आपको ये बताऊंगा कि ये जो कुछ भी हुआ है 10 अप्रैल से लेके आज तक, उसके बारे में मेरा अपना नज़रिया क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें पॉलिटिकली कंसिडर करने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिडर करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों की बेस पे, यानी फैक्ट्स की बेस पे, हम अपने एनालिसिस को पेश कर सकते हैं। और ये वो एनालिसिस होगा जो सीएसएस के कैंडिडेट्स मुझे सुन रहे हैं, आप पेपर में भी ये एनालिसिस इसी तरीके से बयान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने ये की है कि डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो आवाम की मर्ज़ी से बनी है या नहीं बनी है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत हमें नज़र आ रही है, जो पीडीएम की एक हुकूमत है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए सामने आई है, इस हुकूमत के सामने, इस हुकूमत के बनने से पहले ही पीटीआई की तरफ से इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत एक अवामी हुकूमत है और आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो अवाम के मैंडेट से एस्टेब्लिश हो रही है, तो फिर तो आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इलेक्शन में जाने का फैसला क्या आपका नहीं है, सिर्फ पीटीआई आपको फोर्स कर रही है कि आप इलेक्शन में जाइए, तो ऐसा भी नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप जलसे करते हैं। अगर आप नून लीग के जलसे देख लीजिए, मरियम साहिबा ने किए, हमजा शहबाज शरीफ ने किए, सब जलसों में एक नारा था कि आवाम चाहती है कि इलेक्शन कराओ। इसी तरीके से आप बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसे किए पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद के करीब पहुंचकर, जब उन्होंने काम पे टांगने का जिक्र किया, वो क्या था कि इलेक्शन की वजह से काम पे टांग रही है, कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि इलेक्शन होगी तो आवाम की मर्जी सामने आ जाएगी। जब वही इलेक्शन इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिए तो आप उसके अगेंस्ट हो गए। अब इस चीज़ ने क्या साबित किया कि आप आवाम की मर्जी नहीं चाहते, आप आवाम से नहीं पूछना चाहते, आप ये चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है बस इसको एज इट इज़ होना चाहिए, किसी भी रास्ते से हम हुकूमत तक पहुंच जाए। आपको एक क्लियर पाथ नज़र आ गया, आपने वो क्लियर पाथ अडॉप्ट किया, आपने आवाम को छोड़ दिया और आप हुकूमत में आके विराजमान हो गए। ये बिल्कुल वही बात है जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात की जाती है कि रेफरेंडम कराएं, आवाम की मर्जी, आवाम की मर्जी। लेकिन कश्मीर के चंद बेज़मीर जो मुसलमान हैं उनको ख़रीद कर ये कह दिया गया कि इलेक्शन हो गए बस और हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई। तो वो 70 साल से वो सिलसिला इसी तरीके से चलता आ रहा है और आवाम कहीं बीच में गायब होकर रह गई, नस्लों की नस्लें गुजर गई और आवाम की मर्ज़ी सामने ना आ सकी, क्योंकि आवाम की मर्ज़ी जानने का वाहिद तरीका इलेक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे की वो ये है कि जो हुकूमत गई है, आवाम उससे नाखुश थी, इस वजह से वो गई है।
दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप ये देखें कि जो हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, उसको आवाम की सपोर्ट किस हद तक हासिल है, ये मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख लीजिए, आप फेसबुक पे ट्विटर पे जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं वो देख लीजिए, या आप इमरान खान साहब के होने वाले जलसे देख लीजिए, आप इमरान खान साहब का नैरेटिव देख लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हुकूमत गई है वो, अगर ये तमाम लोग उसी हुकूमत के साथ हैं तो वो फिर किसकी मर्ज़ी से गई है, वो लोग कितने हैं। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप में से कोई भी फ़र्द, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अभी ट्विटर पे पोल करवा लीजिए, आप फेसबुक पे पोलिंग करवा लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कितने % लोग जो हैं वो सोचते हैं कि इमरान खान साहब ठीक है और ये लोग जो है वो गलत हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ नैरेटिव। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिस पर अब मैं बात करूँगा। देखिए जनाब, नैरेटिव की अगर हम बात करते हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप तकरीबन 10 दिन पहले की सिचुएशन देख लें, 15 दिन पहले की सिचुएशन देख लें, यानी भूल जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, मार्च से पहले की जो सिचुएशन है वो आप देख लें। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस हद तक डिक्लाइन कर चुकी थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत, या पीटीआई को हम कहें पार्टी को, तो वो बल्दियात के इलेक्शन भी हारते चले जा रहे थे और लगातार हारते चले जा रहे थे। यानी ये देखें, बल्दियात से पता चलता है ना कि आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है, इस ये बल्दियात से पता चल। पंजाब में तो आप इलेक्शन हारे ही हारे, पीटीआई केपी में भी इलेक्शन हार गई, जहां 10 साल अभी हुए नहीं, मतलब 7.5 साल से वो हुकूमत कर रहे थे, वहां पे भी वो इलेक्शन हार गए। इसका मतलब क्या है कि जो जनरल आवाम है या आम आदमी है, उसकी परसेप्शन पीटीआई के अगेंस्ट थी। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ बल्दियात को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपके सामने है कि आप एक किसी भी, यानी मैं बात ये करूं कि 10 आदमियों से आप किसी बाज़ार में चले जाएं, जनवरी की बात कर रहा हूं, और 10 आदमियों से आप पूछ लें कि आप इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं, तो उनमें से 8 आदमी कहेंगे हम खुश नहीं हैं। ये सिचुएशन हो चुकी थी पीटीआई की पॉपुलैरिटी की। वजह क्या थी, नैरेटिव क्या था? पीडीएम जिस नैरेटिव को लेके चल रही थी वो था इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत ज़्यादा करवा दी है जनाब, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो बहुत महंगी हो गई है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सारे नैरेटिव वो लेके चल रहे थे। घी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, चीनी महंगी हो गई है, आटा का बहरान पैदा हो गया, मिलता नहीं है, दवाइयों का बहरान पैदा हो गया, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। ये था उनका नैरेटिव पीडीएम का। और उन्होंने जो मार्च निकला उसके ऊपर भी आपने देखा था कि जो उन्होंने पेनाफ्लेक्स वगैरह पब्लिश कराया, उसमें महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई ख़त्म करो, महंगाई मुकाओ, वो उनका नैरेटिव था। अब वो जो उस नैरेटिव को लेके चलते आ रहे थे, आवाम भी परेशान थी, हम भी परेशान थे, बाकी चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही थी लोगों को नहीं पता था। अब उसका जो रीज़न बताया जा रहा था वो 2 रीज़न थे, एक है बैड गवर्नेंस, और दूसरा ये कि इमरान की पार्टी में लोग ऐसे पाए जाते हैं जो करप्शन कर रहे हैं। इमरान पे तो करप्शन का इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सका, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इमरान की पार्टी में या उनके दोस्त अहबाब करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बैड गवर्नेंस है। ठीक है, ये नैरेटिव अच्छा था, ये नैरेटिव बिक रहा था, आवाम उनकी बात सुन रही थी और इमरान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही थी। मैं एक बात यहाँ पे करूँ जो मैंने उस वक्त भी कही थी जनवरी में, एक डिस्कशन के दौरान एनालिसिस जो मैंने उस वक्त किया वो ये था कि अगर अपोजिशन समझदारी का मुजाहरा करे तो इसके बाद इन्हें खामोश हो जाना चाहिए 1.5 साल, बिल्कुल खामोश हो जाए, आप किसी बात पे कुछ भी ना कहें, लोग खुद इमरान खान को निकालेंगे। लोग इस हद तक तंग हो चुके थे, और ये जो मीडिया कंपेन चलाई जा रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये इतनी कामयाब हो चुकी थी। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप एक गैर मुल्की इशारे पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के पार्लियामेंट में बैठ गए। अब जनाब जो आपके नैरेटिव थे, चले हुकूमत आपने बना ली, अब जो आपके नैरेटिव थे वो सारे के सारे नैरेटिव आपने खुद गलत साबित कर दिए, क्योंकि आपने महंगाई को उससे कई गुना बढ़ा दिया जो उस वक्त थी। आप कहते थे महंगाई मुकाओ, कौन मुकाएगा? आप, ठीक है, आ जाए हुकूमत में, आप आ गए हुकूमत में, महंगाई का जो नैरेटिव आप लेके चल रहे थे वो वहाँ पे ज़ीरो हो गया। और ये एक ही नैरेटिव था जो इमरान खान के खिलाफ आपके पास था, यानी पीडीएम के पास इमरान खान पे लगाने के लिए तो कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई ऑफशोर अकाउंट्स नहीं है, कोई पैसा बाहर नहीं भेज रहे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था। सो क्या नैरेटिव था? महंगाई। महंगाई जब आए हैं तो आपने तो महंगाई उससे 2 गुना बढ़ा दी। अब बताइए आपका वो नैरेटिव कहाँ गया? वो दफन हो गया।
अब एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, हुकूमत में जो भी पार्टी आती है ना, वो पिछली पार्टी की बातें निकाल के सामने ले आते हैं। ये एक दस्तूर है, हमारे पाकिस्तान में होता आ रहा है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो सियासतदान है वो यही करते हैं कि एक हुकूमत आई ना, वो पिछली हुकूमत के जनाब केसेस खुलना शुरू हो गए। ये जब आए हैं तो इनके पास टोटल दो चीज़ें मिली, एक तोशा खाना और एक जो है वो दूसरा केस फराह खान का। अच्छा, तो ये भी बड़े मज़े की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान के खिलाफ बेशतर कोशिशों के बावजूद आपको जो मिली हैं वो दो चीज़ें मिली हैं जो स्टैंड नहीं कर सकती। अब महंगाई का नैरेटिव तो ख़त्म हो गया था, अब आपने एक और नैरेटिव क्रिएट किया, और वो नैरेटिव है फराह खान का केस और तोशा खाना केस। फराह खान का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीलॉग अलग से करूंगा, लेकिन वो इतना गैर अहम है कि उस पर वीलॉग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अभी यहाँ पे आपको 2 मिनट के अंदर अंदर समझा देता हूँ कि वो केस क्या है। देखिए, वो केस ये है कि इन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले 3.5 साल के दौरान उनके जो एसेट्स थे 17 करोड़ रुपए से बढ़ के 97 करोड़ रुपए हो गए। तो 4 साल के दौरान, तकरीबन 4 साल है, 4 साल के दौरान ये जो 80 करोड़ रुपए का इजाफा है, जो पर एनम 20 करोड़ रुपए बनता है, ये कैसे हो गया। सवाल इनका ये है कि ये इतने पैसे बढ़ कैसे गए। वैसे सवाल तो वो नहीं कर रहे, किरदार कुशी कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि ये जो पैसा है ये 17 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ कैसे हो गया। अब अगर आप इनसे ये सवाल करें कि ये स्टैटिस्टिक्स आपको कहाँ से मिले हैं, आपको किसने बताया है कि 17 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ हो गया, तो वो कहते हैं कि जनाब FBI ने हमें बताया है। यानी FBI के अंदर वो सारे का सारा डाटा रिकॉर्डेड है। उन्होंने अपना मनी ट्रेल तो FBI में, अगर आप फाइलर है ना, जो लोग फाइलर है वो मेरी इस बात को समझेंगे, FBI में आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है। अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है तो आप बताते हैं कि मैंने फ़लाँ से इतने रुपए में मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है। फिर FBI में ऑटोमेटिकली उस फ़लाँ का नाम भी आ जाता है, फिर वो उसको मैसेज करते हैं कि जनाब आपसे मोबाइल ख़रीदा गया था, आप उसके बारे में रिकॉर्ड दें। तो वो जो पूरा मनी ट्रेल है वो FBI में रिकॉर्डेड होता है, उसके बगैर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। अब ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल, ये कलेक्ट किया जा रहा है FBI से, और FBI में डाटा बाकायदा उन्होंने खुद फाइल किया हुआ है। जो डाटा फाइल किया हुआ है FBI में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जिसका रिकॉर्ड है, उस पर आपका क्या सवाल है? क्या उस पर यह सवाल है कि इतनी कमाई क्यों कर ली? अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो कमाई की बात की जा रही है, एक साल के अंदर 20 करोड़ रुपए पैदा करना, 20 करोड़ रुपए कमाना, यानी महीने का 2 करोड़ रुपया बनाना। एक आम प्रॉपर्टी डीलर से, किसी से आप जाके बात करें, एक आम प्रॉपर्टी डीलर से बात करें जिसने 2 से 3 मकानों का सौदा किया हो, महीने में इतना वो भी कमा लेता है। मैं उन प्रॉपर्टी डीलर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी जिन लोगों की मलिक रियाज की तरह जो खुद प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उनके लिए तो महीने का 2 करोड़ रुपया मजाक है ना। मैं आम प्रॉपर्टी डीलर्स की बात कर रहा हूँ जो ज़रा बेहतर काम कर रहे हैं बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। उनके पास चले जाएं आप, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो प्रॉपर्टी की मद में इतनी इनकम जनरेट कर लेते हैं। अभी जो अलीम खान साहब का बयान आपने सुना होगा आया, और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 3,000 एकड़ जो है वो ज़मीन मौजूद है। आपके ख्याल में 3,000 एकड़ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनी होगी तो उसकी महीने की इनकम क्या होगी? मतलब यार, ये कोई बात ही ऐसी नहीं है जिस पे इतना टाइम वेस्ट किया जाए कि ये इनकम आपने जी साल का 20 करोड़ का कैसे, कहाँ से आपने जमा कर लिया। सवाल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल उस वक्त किया जाता है जब आपके पास एसेट्स मौजूद होते हैं लेकिन वो डिक्लेयर नहीं होते। जब आपको ये कहा जाता है कि जाती उम्रा में जो आपने 8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, ये किसी जगह भी रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमें बता देंगे ये कहाँ से बनी है। तो आप कहते हैं कि ये तो हमें सियासी तौर पे तंग कर रहे हैं। जब आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, तो आप कहते हैं कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और जब आपकी जायदाद निकल आती है और उस पर सवाल होता है तो कतर से ख़त आ जाता है कि जनाब ये नाजुक अंदाम है, इनको ज़्यादा परेशान ना किया करें वरना हम आपको गैस देनी बंद कर देंगे। ये होते हैं असल चीज़। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। यानी आपके पास जो इनकम आ रही है, अगर उससे ज़्यादा एसेट्स हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा कि ये एसेट्स आपने कहाँ से कमाए हैं। अगर आप सच्चे हैं आप जवाब दे देंगे। आप बता देंगे कि हमारा बिजनेस है जनाब, वहाँ से हमने ये पैसे जनरेट कर लिए थे, ठीक है।
जब आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो इसका मतलब है कि आपने करप्शन की है, इसका मतलब है कि आपने चोरी की है, वो पैसा आपने चोरी से बनाया। ये वो चीज़ है जिस पे सवाल किया जाता है। अगर एक बंदा पैसा कमाता है, पाकिस्तान में बिजनेस करता है, एफबीआर को टैक्स पे करता है, रिकॉर्ड वहाँ पे जमा करवाता है, अपनी इनकम जनरेट कर लेता है, उससे आप सवाल कर रहे हैं, तो ये तो मजीद उनको एक सच्चा साबित करने की बात है। ये वो बात है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि एक जो चाल है वो चलते हैं और एक चाल अल्लाह चलता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अल्लाह के आगे कौन ठहर सकता है। अल्लाह ताला ने जिसको आपने झूठा साबित करने की कोशिश की है, वो तो इतने सच्चे साबित हो गए कि उनके रिकॉर्ड हर जगह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। दूसरी चीज़ तोशा खाना पे मैं इंशाल्लाह एक वीलॉग करूँगा। उस वीलॉग में मैं ये बताऊँगा कि तोशा खाना इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तोशा खाना में जो चीज़ें आती हैं, बाहर के ममालिक से तोहफ़े तहाइफ दिए जाते हैं, उन्हें तोशा खाना में रखा जाता है। उसके बाद एक सेट प्रोसीजर के तहत उनको ऑक्शन किया जाता है, नीलाम किया जाता है। ये नीलामी हर साल में 2 मरतबा होती है या बाज़-औक़ात 1 मरतबा होती है। इस नीलामी में आपके मिलिट्री के ऑफिशियल्स शामिल होते हैं, जुडिशरी के लोग शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है, पॉलिटिशियन शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव शामिल होते हैं। ये लोग ऑक्शन करते हैं कि जनाब ये चीज़ जो है वो फ़लाँ जगह से हमें तोहफ़ा मिला था, अब इसको ऑक्शन के लिए रख दिया जाता है। जो रेट उसका तय होता है, उस रेट की एक ख़ास परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी जाती है, स्टेट बैंक में जमा करवा दी जाती है और बाकी जो है वो चीज़ जो भी ख़रीदने वाला है उसके पास चली जाती है। अब जब उसने ख़रीद ली है तो उसकी मर्ज़ी है, उसका दिल चाहे तो वो रेलवे लाइन पे रख के ट्रेन के नीचे उसको तबाह बर्बाद कर दे, तो भी आप उससे नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पैसे देकर ख़रीद चुका है। ये तोशा खाना में कब कब ख़रीदा गया, क्या क्या ख़रीदा गया, किस किस पॉलिटिशियन ने ख़रीदा और दरअसल धांधली कहाँ हुई, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ जो मैं जिक्र कर रहा था, नैरेटिव का। तो आप नैरेटिव का जिक्र आप देखिए, 2 नैरेटिव थे इनके, महंगाई और बैड गवर्नेंस। ये दोनों नैरेटिव हुकूमत में आने के बाद ख़त्म हो गए, टूट गए। अगर हम इस वक्त बात करें तो पीडीएम के पास कोई नैरेटिव नहीं है, मौजूदा हुकूमत के पास इमरान खान के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं। उसके बरक्स इमरान खान साहब के पास क्या नैरेटिव है। इमरान खान साहब के पास वो नैरेटिव है कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं वो उसी नैरेटिव पे आए हैं कि किसी और की जो गुलामी है वो नामंजूर, हम किसी की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो आप डिटेल देखते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन इसी वजह से आई, उनका फौरन रूल बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुलामी किसी की कबूल नहीं करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इलाइट्स के खिलाफ लोग खड़े हो गए, उनका आपके गुलाम नहीं है, आपकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन, बुल्शेविक रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन, से नो टू अमेरिका, से नो टू इसराइल, आपकी गुलामी हमें कबूल नहीं। ये वो नैरेटिव है जिस पर कौमें जाग जाया करती हैं, ये वो नैरेटिव है जिस पर इनकलाब आ जाया करते हैं। और इस नैरेटिव को तोड़ने का तरीका एक था, इस नैरेटिव को तोड़ने का तरीका एक था और वो ये था कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, वो ये कह देती कि साइफर गलत है। स्पीकर जो है, जिस वक्त स्पीकर असद कैसर ने रिज़ाइन किया आखिरी 15 मिनट के अंदर अंदर, और चेयर जो है वो उन्होंने दे दी अयाज सादिक को, और चेयर देने से पहले बताया कि मेरे पास चैम्बर में साइफर पड़ा हुआ है, जो देखना चाहे देख ले। लेकिन आखिरी 15 मिनट थे, किसी को समझ में भी नहीं आई कि हमने उठ के उसको देखना है, कम से कम उसकी तरदीद कर दें या उसकी तस्दीक कर दें। कोई भी नहीं गया चैम्बर में और वोटिंग करवा दी। वोटिंग उसी साइफर पे हो रही थी जो स्पीकर के चैम्बर में पड़ा था, और स्पीकर की चेयर पे बैठा हुआ इंसान जो है वो वोटिंग करवा रहा था। तो अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करते, आप 2 मिनट के लिए अंदर चले जाते और आके कहते मैंने साइफर देखा है वो झूठा है, उसके बाद आप वोटिंग करवा देते, तो आपकी कुछ लाज रह जाती। दूसरा तरीक़ाकार ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को साइफर भिजवा दिया था और उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस से निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती कि जनाब हमने साइफर देखा है वो झूठा है, तो भी कोई आपकी बात मान लेता। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो आपकी हुकूमत में हुई है वो पिछली हुकूमत में होने वाली मीटिंग से कोई एक बात डिफरेंट कर देती, तो भी आपका नैरेटिव चल जाता। हर जगह से तमाम इदारों ने ये बता दिया, चंद बातें साबित कर दी कि साइफर आया है, साइफर सच्चा है, नंबर 1। नंबर 2, साइफर में इमरान खान का बाय नेम जिक्र है। नंबर 3, अमेरिका रशिया का जो विजिट किया है इमरान खान ने उस पर नाराज़ है। नंबर 4, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। भाई पीछे क्या रह जाता है। अगर आपने इस हुकूमत को स्टेबल करना है तो फिर पूरे तरीके से स्टेबल कीजिए। अब इतनी कमज़ोर हुकूमत आपने बनाई हुई है
जो मेरे ख्याल के मुताबिक इनको सिर्फ एक बजट तक रखा हुआ है और बजट के बाद ये हुकूमत हमें नज़र नहीं आएगी। क्योंकि ये कमज़ोरी की बुनियादें क्या क्या हैं, अब वो सारी मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात कर लें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो वाक़यात हैं उनका मैं तसलसल आपको बताता हूँ। 10 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि 10 अप्रैल को हर हाल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आपने वोटिंग करवानी है। वो जो फ़ैसला है वो गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी है। किस तरीके से गैर आइनी है? नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आर्टिकल 69 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 69 में वाज़े लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। एक और आपको मज़े की बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशंस भी फाइल की गई थी, पिटीशन भी फाइल की गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पिटीशन फाइल की थी, नून लीग की तरफ से भी पिटीशन फाइल हुई थी। पिटीशन को उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेकर मदाखलत की। ये वो चीज़ है जो आर्टिकल 69 के बिल्कुल अगेंस्ट है कि कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर कोर्ट किसी के कहने पे सुने तो भी बात समझ आती है, खुद से उनको रिजेक्ट करके मुदाखलत करना ये बिल्कुल गैर आइनी है। नंबर 1। नंबर 2 उसमें यह है कि कोर्ट आर्टिकल 248 की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, जिसमें वजीर आजम का किया हुआ फैसला, सदर का किया हुआ फैसला, गवर्नर का किया हुआ फैसला चैलेंज नहीं हो सकता। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत नेशनल असम्बली का इजलास नहीं बुला सकती। इजलास स्पीकर बुलाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बुला सकती कि जनाब आप फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे आपने इजलास करना है और उसमें आपने ये काम करना है। इजलास का एजेंडा भी बताएं, इजलास भी बुलाएं। ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती। तो ये वो गैर कानूनी चीज़ें हैं, और भी इसके अलावा बहुत है, इस वक्त सिर्फ चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि उसके तहत ये फैसला है गैर आइनी। अब जब कोई फैसला गैर आइनी होता है तो फिर क्या होता है? फैसला तो हो गया, हुकूमत तो बन गई, उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। रिव्यू पिटीशन जो फाइल की जाती है उसमें यह लिखा जाता है कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ आइन जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, फ़लाँ फ़लाँ शिक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा इसको रिव्यू किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही बेंच या लार्जर बेंच उसको रिव्यू करके एक फ़ैसला सुनाता है कि जनाब ये फ़लाँ शिक के तहत गैर आइनी है, हम अपने इस फैसले को कलअदम करार देते हैं। अब जब वो फैसला कलअदम करार हो जाएगा तो वी आर बैक टू द रूलिंग ऑफ स्पीकर ऑफ 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल की रूलिंग में स्पीकर ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये मैं डिस्पोज ऑफ करता हूँ, और अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इसके हवाले से मैं एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपसे करता चलूँ, जो मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका। वो बात यह कि असद कैसर ने जब रिज़ाइन किया है तो रिज़ाइन करने से पहले उन्होंने ये कहा कि मुझे वो साइफ़र दिखाया गया है और वो साइफ़र मेरे चैम्बर में पड़ा है, और जो भी वो साइफ़र देखना चाहे वो देख ले। अब जो है वो मैं सीट छोड़ता हूँ, अयाज सादिक साहब को देता हूँ, और चले गए। अयाज सादिक साहब के पास 10 मिनट थे इस पर सोचने के लिए कि हुआ क्या है। भाई आप अगर चैम्बर में चले जाएं, अब तो आपके चैम्बर में वो साइफ़र पड़ा हुआ है ना, स्पीकर ने तो कह दिया मेरे चैम्बर में पड़ा है। अब अयाज सादिक साहब बैठ गए, आपके पास वो चैम्बर में साइफ़र पड़ा हुआ है, उस साइफ़र में लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे लाई जा रही है कि इमरान खान को हटाया जाए, और आप वही काम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ इसमें सोचने का मौका भी नहीं मिल सका, टाइम भी नहीं मिला, 10 मिनट रह गए थे, दोबारा इजलास रिकॉल करके वोटिंग करवाई गई और आपने हुकूमत बना ली। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत है 11 जमातों पर मुश्तमिल, 11 जमातों पर मुश्तमिल है, और इस हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है वो 3 वोट्स पे खड़ी है। टोटल 3 वोट, 174 वोट्स हैं। अगर इसमें से 3 वोट निकल जाए तो 171 रहते हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं रहेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं कि क्या है। MQM ऑलरेडी हुकूमत से नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि उनके साथ जिन मिनिस्ट्रीज़ का वादा किया गया था वो मिनिस्ट्रीज़ उनको नहीं दी जा रही। इसके अलावा तभी MQM की तरफ से ये बयान आ चुका है कि अगर साइफ़र में साबित हो गया कि मदाखलत हुई है, जो कि अब साबित हो चुका है, तो हम हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाएंगे। इसी तरीके से BAP जो है बलूचिस्तान, उन्होंने क्या हुआ है बुगटी साहब के साथ, वो आपने मस्जिद नबी में देख लिया, और मस्जिद नबी में जो कुछ बुगटी साहब के साथ हुआ, जब उसकी तहकीकात की गई है, सऊदी अरेबिया ने तहकीकात की है, तो उसमें यह पता चला कि इसमें तो नून लीग शामिल है। और ये पता कहाँ से चला, मैं आपको बताऊं। एक वीडियो आपने देखी होगी जिस वीडियो में नारेबाजी की जा रही है और उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो जा रही है,
और मरियम औरंगजेब साहिबा, यानी नारे लग रहे हैं चोर चोर के, चोर चोर के, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो इस तरह करके हाथ हिलाती हैं और मुस्कुराती हैं। अब जब ये चीज़ हम सब ने भी देखी है कैमराज में, तो ज़ाहिर के सऊदी हुकाम ने भी देखी, तो सऊदी इंटेलिजेंस ने उस पर तहकीकात की कि ये इशारा किसको कर रही थी और ये मुस्कुरा किस बात पे रही थी। ज़ाहिर है चोर चोर पे तो कोई नहीं मुस्कुराता कि यार मुझे, चोर हो भी तो वो इस बात पे खुश नहीं होता कि यार शुक्रिया शुक्रिया आप मुझे चोर कह रहे हैं। तो वो किसको इशारा किया जा रहा था? जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि ये तो नून लीग खुद शामिल थी इसमें। और इस बात पे सऊदी हुकाम, मेरी इतलात के मुताबिक इस बात पे सऊदी हुकाम इस हद तक बरहम हुए, इस हद तक बरहम हुए कि जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था कि 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया जा सकता है। वो 8 अरब डॉलर तो दूर की बात है, उन्होंने कहा जो 3 अरब डॉलर पिछली हुकूमत में दिया गया था वो भी वापस करें हमें, क्योंकि मस्जिद नबवी और हरम जो है खाना काबा, ये रेड लाइन है, तमाम मुसलमानों के लिए है, लेकिन सऊदी हुकाम के लिए ये ख़ास तौर पर रेड लाइन है। जब आप इसे क्रॉस करके इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू फॉर दैट। हालांकि आप ये देखें कि शरीफ फैमिली जो है, इनके सऊदी ख़ानदान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है रॉयल फैमिली के साथ, यानी इनके तो बाकायदा रिश्तेदारियाँ उनके साथ हैं। मुशर्रफ के दौर में जब ये NRO लेकर निकले थे तो सीधा सऊदी अरब गए थे और 10 साल तक ये वहाँ पे रहे, और इनकी ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हैं उनके साथ। इनके लिए कोई मसला नहीं था वहाँ से 8 अरब डॉलर लेकर आना। लेकिन ये बात ऐसी है कि आप मस्जिद नबवी को इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि आप इमरान खान पे जो है वो पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का मुकदमा कर सके। इस बात के लिए आप इस तरह की चीज़ प्लान करते हैं। इसको बड़ा नाला उन्होंने लिया है। अभी तक हमारे कौंसल जो है सऊदी कौंसलेट के ज़रिए कोशिश की जा रही है मामलात को ठंडा करने की, कैदियों को रिहा करने की। नून लीग के बंदे पकड़े हुए हैं उन्होंने, तो वो कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई खैर ख्वाह चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया था कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, और उन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। वो बाकायदा ये जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, अपनी 2/3 मेजॉरिटी को इंश्योर कर रहे हैं। उन्हें पता है इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन का फैसला हो चुका है। एक और न्यूज़ मैं आपको देता चलूँ, इलेक्शन का फैसला हो चुका है, गलती को सुधारने का फैसला हो चुका है, सिर्फ उसको अनाउंस करना बाकी है। और वो अनाउंस किस तरीके से किया जाएगा? पहली बात यह है कि ये जो मैंने 3 वोट्स का जिक्र किया, कोई भी 3 वोट्स हुकूमत से अलग किए जाएंगे, और हुकूमत से 3 वोट अलग करके ये कहा जाएगा कि जनाब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कहेंगे आर्टिकल 58 के तहत कि अब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आर्टिकल 58 ये बताता है कि अगर एक वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हट जाए और दूसरा कोई वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके, तो फिर आप इलेक्शन करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट कॉल दे सकता है इलेक्शन की। 3 वोट निकाल ले, उसके बाद आप कह दें कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ये ले नहीं सकते, उसका नतीजा ये होगा कि इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशन फाइल की जा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या PTI की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच तश्कील देना है, और बेंच तश्कील देकर उन्होंने ये फैसला करना है कि जो रूलिंग दी गई थी 9 अप्रैल को, वो लेजिटिमेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली कलअदम करार दे दी जाएगी और ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात, आर्टिकल 63 का रेफरेंस फाइल हुआ है। आर्टिकल 63 पे किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देगी, और वो फैसला देने की सूरत में पंजाब में जो हुकूमत बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है वो ये है जनाब के इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी करें। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ये लोग समझदारी का मुजाहरा करते तो इनको किसी भी तरह इस हुकूमत को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। इन लोगों को ख़ास तौर पर ये एक दूसरे को बैक स्टैप करने वाली जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इज़ स्टिल डूइंग दैट। पीपल पार्टी नून लीग को इतनी बुरी तरह से बैक स्टैप कर रही है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रही है जो आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर 20 सीटें इनसे मांगी है, 20 सीटें पंजाब के अंदर उन्होंने डिमांड कर ली है। इसके बाद बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया ताकि ख़ारजा अमूर में जो ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं वो किए, और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स उनको बिल्कुल निकाल लिया जाए। और कल की खबर के मुताबिक जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट्स जो है वो कलेक्ट करके एक चार्टर तैयारी के ज़रिए ECL से अपना नाम निकलवा के दुबई जा चुके हैं। दैट वाज हिज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। उन्हें भी पता है इलेक्शन होने हैं, पीपल्स पार्टी को पता है कि इलेक्शन होने हैं, PML काफ को पता है कि इलेक्शन होने हैं। जिन जमातों को नहीं पता और वो इनके साथ डूबने के लिए आ गए, ये सारी जमातें जो है वो डूब जाएंगी। तो इलेक्शन होने हैं,
इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, तमाम जमातों को करनी चाहिए। मई का महीना जो है वो जलसों का महीना है, ये जैसे ही ख़त्म होगा इमरान खान साहब इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रेशर कॉल भी देंगे इस्लामाबाद की, और जून में जो है वो बजट आएगा और इस बजट के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इससे आखिरी बजट दिलवाया जा रहा है और वो बजट इस वजह से दिलवाया जाएगा कि जो रई सही इनकी साख अवाम अवामुन्नास में कही है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए।